वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। नवरात्रा चल रहा है। मैं माँ दुर्गा से प्रे करूंगा कि आप लोग जिस लिए भी और जिसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कृपा से आप सफल हो अपने जीवन में। तो जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि एक क्वेश्चन बराबर 50 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन बराबर 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन बराबर 50 क्वेश्चन। क्यों और कैसे, वो आपको क्वेश्चन के जरिए पता चलेगा। तो आइए एक बार फिर से बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। इसी के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये बड़ी दमदार क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एग्जामिनर ने आपको फंसाने की कोशिश किया है ताकि आप इसमें उलझ जाएं। जब इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूं और फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। उसमें मैं कंसेप्ट की बात करूंगा क्योंकि रेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज रेल की पूरी बातें आपको मैं बता दूंगा। आइए, कहता है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। शुरू में दूध प्रतिशत है। मेरे दोस्त, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है और इसमें थोड़ी सी ऑप्शन लिखने में भी भूल हुई है मुझे लगता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कितना आंसर आएगा मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। क्या कह रहा है कि शुरू में दूध प्रतिशत कितना है। देखिए, तो शुरू का मिश्रण क्या है, 2 और 3 है। डाटा कुछ भी हो, ओरिजिनल डाटा हो चाहे डुप्लीकेट डाटा हो, परसेंटेज सेम आता है। शुरू में दूध का प्रतिशत कितना है, तो शुरू में दूध कितना है, शुरू में दूध है 2। शुरू में दूध कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। लेकिन कितना में, 3 + 2 5 में। कितना में, 3 + 2 5 में। कितना में, 3 + 2 5 में। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज जब कभी भी निकालिए तो आपको ये सोचना है कि आप 100 को अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं और उसको 100 से गुना कर देते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और इसको हम लिखते हैं 20 दूना 40%। आपका आंसर आ गया। कितना है दूध, 40%। अगर आपसे पानी का प्रतिशत भी पूछ देता शुरू में तो आप क्या कहते हैं, 40 अगर दूध है, 60% क्या है, पानी है। आइए, आज हम बातें करेंगे ये रेल से रिलेटेड और रेल की पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। 600 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में आ रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की गति आदमी की गति से 5 गुना है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। बड़े ही दमदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप किसी भी प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा। तो अगर मैं ट्रेन की चर्चा करूं तो जरा समझने की बात है, जरा समझिएगा। मैं पूरी ब्रह्मांड बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होता है जरा समझिएगा। स्पीड इक्वल टू, मैं ट्रेन की चर्चा कर रहा हूं, स्पीड इक्वल टू आर बाई टाइम कर दीजिए, R बाई टी कर दीजिए। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। बस ये एक फार्मूला जिसकी जिक्र हो सकता है यहां भी पढ़े। किस केस में, इफ अ ट्रेन crosses पोल मैन etc। अगर कोई ट्रेन किसी पोल को और किसी आदमी को, किसी खंभे को क्रॉस करती है तो सपोज करिए कि यह ट्रेन है, माफ कीजिएगा, ये खंभा है और यह ट्रेन है। यह ट्रेन ऐसे आ रही है, इस खंभे को क्रॉस कर जाती है। खंभे को ऐसे नहीं देखना है, खंभे को ऐसे देखना है। तो ये ट्रेन क्रॉस कर गई, यानी जितनी लंबी इसका लंबाई होगा इस ट्रेन की, उतनी ही वक्त तो लगेगा। तो इसकी लंबाई को हम इग्नोर कर देते हैं, इसकी लंबाई को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगा, या स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर टाइम एंड डिस्टेंस का ही जिक्र है यहाँ। स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आर क्या है सर, आइए मैं आर के बारे में भी चर्चा कर दूं। मेरे दोस्त, ये जो आर है ये लेंथ है, LENGTH। किसका लेंथ है मेरे दोस्त, ट्रेन का लेंथ है। ध्यान रखिएगा, आर का मतलब ट्रेन की लंबाई और टी स्टैंड्स फॉर टाइम है। टी स्टैंड्स फॉर क्या है, टाइम है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, कितना सिंपल। अब मुझे बताइए, आपसे कहे कि एक ट्रेन किसी खंभे को इस स्पीड से इतना समय में क्रॉस कर जाती है तो आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। अब जब भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो सिर्फ यही दिमाग में रखेंगे, 3 चीजें हैं। स्पीड, किसका स्पीड, ट्रेन का। कितनी ट्रेन है, एक ट्रेन है। टाइम, किसको क्रॉस करना है, खंभे को, बांस को, आदमी को, जानवर को, इस तरह के लोगों को अगर क्रॉस किया जाए तो वहां पर हम आदमी, बांस और खंभे की लंबाई को नहीं लेते हैं।
तो क्या कहा मैंने, किसकी चाल है ये, ट्रेन की चाल है। किसका दूरी है ये, ट्रेन की लंबाई है, यानी ट्रेन को उतनी ही वक्त लगेगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया, इस ट्रेन को कितना वक्त लगेगा, ये ट्रेन की लंबाई है। तो मेरे दोस्त ये खंभा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है, यानी जैसे ही क्रॉस किया ये वाला पार्ट यहाँ पे टच किया, ट्रेन क्रॉस्ड, ट्रेन क्या हो गया, क्रॉस्ड। तो खंभे की लंबाई तो है ही नहीं, तो वक्त कहां से लगेगा, इसलिए हम खंभे की लंबाई को इग्नोर कर देते हैं, आदमी की लंबाई को भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो एक चीज आपने सीखा, इसकी जरूरत इसमें नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया, अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को, पोल को, बांस को अगर क्रॉस करता है तो चाल बराबर, किसका चाल, ट्रेन का चाल। आर का मतलब ट्रेन की लंबाई, टी का मतलब खंभे को क्रॉस करने में लिया गया समय। अब पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ बातें और करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या आता है। अब अगर मैं आपसे कहूं, ऐसा भी तो हो सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा, स्पीड, किसकी स्पीड, यहां एक ही ट्रेन है, स्पीड इक्वल टू पी प्लस आर, आप बाई में पी कर लीजिए। अब देखिए, अब यहां से कहानी क्या बना, पूरा रेल चैप्टर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, पूरा रेल चैप्टर हो रहा है। अब अगर इसमें मैं आपसे बात करूं, तो मैं आर के बारे में बता दिया कि आर मतलब लेंथ, किसका लेंथ, ट्रेन का लेंथ। तो हम यहां पर पी की बात करेंगे, पी का मतलब लेंथ, किसका लेंथ, प्लेटफॉर्म, किसका लेंथ, प्लेटफॉर्म। तो सर आपने प्लेटफॉर्म को क्यों टारगेट किया, मेरे दोस्त, रेल का क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे तो उसमें प्लेटफॉर्म का अक्सर चर्चा रहता है। लेकिन अगर आपसे कहे कि कोई एक ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, तो क्या करेंगे, इस पी की जगह पर ब्रिज की लंबाई को दे देंगे। अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, तो उसकी जगह पर हम क्या ले लेंगे, बी की लंबाई ले लेंगे, बी मतलब ब्रिज। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, सर आपने तो प्लेटफॉर्म बताया था, यहाँ तो ब्रिज को क्रॉस करना है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करें, ब्रिज को क्रॉस करें, पुल को क्रॉस करें, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को नहीं छोड़ सकते। जब आप प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं और जब एक ट्रेन क्रॉस कर रही होती है, तो आप देखते होंगे कि कई मिनट लग जाते हैं, कभी कभी तो 10 मिनट तक किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लग जाते हैं। तो वहां पे हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को नहीं छोड़ेंगे। खंभे की लंबाई को मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे क्रॉस कर रहा है। खंभे की लंबाई को मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो ये जो लंबाई है इसको आप इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर आपको मन है तो आप ले सकते हैं, लेकिन क्या लेंगे, खंभे की लंबाई 0। तो भाई साहब 0 को जोड़िए किसी में या किसी में घटाइए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आइए इसमें बात करता हूं, किसकी बात, देखिए मैं पूरी चैप्टर को कैसे समेट दिया मैं 10 मिनट में, आप सरप्राइज करेंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कितनी बातें हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कितनी ट्रेन है इसमें, एक ट्रेन है। कितनी ट्रेन है इसमें, एक ट्रेन है। मैं फिर से परिचय करा दूं, पी का मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, आर का मतलब ट्रेन की लंबाई, और टी का मतलब उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लिया गया समय, किसके द्वारा, ट्रेन द्वारा। ये सब कुछ ट्रेन से रिलेटेड है, और ये चलती हुई ट्रेन है और एक ही ट्रेन है। तो स्पीड किसका, ट्रेन का, पी मतलब लंबाई किसका, प्लेटफॉर्म का, आर मतलब ट्रेन की लंबाई यानी रेलगाड़ी की लंबाई। टी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि यहां भी टी लेंगे यहां, तो समझ गए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। आप ऊपर में क्या देख रहे हैं, दूरी ही तो देख रहे हैं, लंबाई को हम लोग दूरी से इंडिकेट करते हैं। आप ऊपर में क्या देख रहे हैं, दूरी देख रहे हैं, और नीचे में टाइम देख रहे हैं, तो दूरी बटा समय चाल का डेफिनेशन होता है। लेकिन हम रेल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए तो संदर्भ यहां भी वही है, यहां भी संदर्भ क्या है, वही है। अब आइए, एक चीज आपने सीख लिया, अभी भी मैं इस्तेमाल करना सिखाऊंगा आपको कैसे होता है। अब एक और चीज सीख लीजिए, जब कर लिए हैं तो पूरी बात ही कर लीजिए। अब मैं आपको स्टार लगाऊंगा और मैं आपसे कहूंगा, जरा समझिएगा यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे कहूं t इक्वल टू टाइम ट्रेन का, जरा समझिएगा, t इक्वल टू क्या हो गया, टाइम, t इक्वल टू क्या हो गया, टाइम। अब इसमें t इक्वल टू टाइम के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, r1 प्लस r2 बटे में s1 प्लस s2। मेरे दोस्त मीनिंग से क्लियर हो गया होगा, आपको सबसे मीनिंग क्लियर हो गया होगा, कोई यू भी की जरूरत नहीं है। R1 और R2 मतलब यहाँ दो ट्रेन है, यहाँ क्या है, दो ट्रेन की चर्चा हो गई है, और इसको आप सीधा एक सिंगल लाइन लिख लीजिए, अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जब दो ट्रेन
जरा ध्यान दीजिएगा, जब दो ट्रेन तो लंबी होती है, आप देखते होइएगा, जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, राइट, एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, तो जब एक दूसरे की तरफ आ रही होती है तो ये जल्दी से क्रॉस कर जाएगी। जब एक दूसरे की तरफ आ रही होती है तो ये जल्दी से क्रॉस कर जाएगी। लेकिन जब एक ट्रेन आगे आगे जा रही है, जब एक ट्रेन आगे आगे जा रही है और पीछे से एक ट्रेन जा रही है, पीछे से, तो ये वाली जो ट्रेन है आगे वाली ट्रेन को कब क्रॉस करेगी? जब पीछे वाली ट्रेन की चाल आगे वाले से अधिक होगा, चाहे थोड़ा भी अधिक हो, लेकिन अधिक होना होगा। लेकिन अगर कोई ट्रेन पहले से जा रही है और पीछे वाली ट्रेन की चाल आगे वाली ट्रेन की चाल से कम है, तो वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएगी। यानी आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करने के लिए हमको क्या चाहिए? पीछे वाले ट्रेन का स्पीड ज्यादा लेना होगा। अब देखिए, एक चीज आपने ये पढ़ लिया कि जब विपरीत दिशा की बात करें तो हम इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है किसमें किसको जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक और चीज आप देख लीजिए, जब अपोजिट आपने पढ़ ही लिया तो आप दूसरा भी पढ़ लीजिए, पॉइंट लगाइएगा, और मैं आपसे कहता हूं कि टाइम इज इक्वल टू, पॉइंट टू बी नोटेड मेरे दोस्त, टाइम बराबर होता है दूरी बटा, माफ कीजिए, हाँ, दूरी बटा चाल, वही संदर्भ है। टाइम बराबर दूरी बटा चाल, पहली की चाल, पहले का लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, पहली की चाल प्लस दूसरी की चाल, एस स्टेंड्स फॉर स्पीड। और दो ट्रेन है इसलिए यहां पर मैंने स्पीड लिख दिया हूं, यहां भी आप ऐसे काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर में मत आइएगा। अब अगर एक टाइम पूछूं तो देखिए R1 प्लस R2, ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन S1 माइनस S2, देखिए कितना सिंपल, S1 माइनस S2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे सेम डायरेक्शन। क्या लिखेंगे? सेम डायरेक्शन। गौर से देखिएगा, सेम डायरेक्शन, R1 किसकी लंबाई? पहली की लंबाई, किसकी लंबाई? दूसरी की लंबाई। ये किस दिशा की बात हो रही है? जब कोई ट्रेन आगे आगे जा रही है और पीछे से कोई ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, तो पीछे वाले की स्पीड 100% ज्यादा होना चाहिए, यानी S1 का मतलब यहाँ पीछे वाला ट्रेन। अब क्वेश्चन के संदर्भ को देख के आपको पता चल जाएगा कि पीछे वाला ट्रेन कौन है और आगे वाला ट्रेन कौन है। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी वर्तमान एक ही क्वेश्चन के जरिए समेटने का। मुझे इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं थी इतनी कहानी बनाने की, लेकिन आप जब कॉपी में लिखेंगे तो आपका भी मन खुश हो जाएगा इस कंसेप्ट को देख करके, मुझे पूरा विश्वास है। आइए, सेम डायरेक्शन, और यदि कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर ले। आइए, सेम डायरेक्शन की बात आपने पढ़ लिया, सिर्फ ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। स्पीड इक्वल टू R बाई टी, आर का मतलब ट्रेन की लंबाई। इन दोनों केस में कितनी ट्रेन है? एक ट्रेन है। इन दोनों केस में कितनी ट्रेन है? दो ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? चलती हुई ट्रेन है, और इस केस में भी चलती हुई ट्रेन है, लेकिन एक ही ट्रेन है। जब पोल, मैन और खंभे को क्रॉस करे तो ट्रेन की चाल बराबर R बाई टी, यानी दूरी बटा समय। ये R क्या है? दूरी है, यानी दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई है, और समय मतलब उस खंभे को क्रॉस करने में लिया गया वक्त क्या है। स्पीड की बात अगर करूं, पी लेंथ, किस कंडीशन में? यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को क्रॉस करे, उस केस में ये दोनों फार्मूला सेम है, थोड़ा सा इसमें पी आके जुट गया है, क्योंकि पी की लंबाई को, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है इसलिए उसकी लंबाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो हम पी ले लेंगे, अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो इसी पी के जगह पर हम ब्रिज की लंबाई ले लेंगे। तो यहां अगर स्पीड कहता है तो पी प्लस आर, यानी ट्रेन की लंबाई, पी मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब बटे में उस ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लिया गया समय। इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल चैप्टर है, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस से इसकी उत्पत्ति हुई है। आधा से ज्यादा कंसेप्ट इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का है। तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इन सब चीजों को जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कभी अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसका। अब आइए यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, यदि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो टाइम बराबर पहले की लंबाई दूसरी की लंबाई, पहली की चाल प्लस दूसरी की चाल। अपोजिट में चालें जुट जाती हैं और विपरीत में चालें घट जाती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इधर उधर मिला के कितनी बातें हैं? 5 बातें हैं। इस 5 में से कोई 4 अगर आपके पास है, इस 5 में से कोई 4 अगर आपके पास है तो चौथे की गारंटी। सपोज करिए कि टाइम दे दे,
पहली और दूसरी की चाल दे दे, दोनों ट्रेन में से किसी एक की लंबाई दे दे, तो जो बच गया उसकी लंबाई निकल जाएगी। सीधा इतना सेंस याद रखना है कि 5 में से 4 अगर आपके पास है तो चौथे की गारंटी। अब ये चीज आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं और देखिएगा कितनी आसानी से बन जाएगा, और इसी फार्मूला का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं यहां पे 600, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब तक। 600 मीटर लंबी एक ट्रेन, 600 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में आ रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की गति आदमी की गति से 5 गुना है, यदि ट्रेन की गति आदमी की गति से 5 गुना है, तो ट्रेन की गति क्या है? बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रेन की गति यहां पर कह रहा है, तो जरा समझिएगा, इस क्वेश्चन को कैप्चर कर रहा है। देखिए यहां पे, अब जैसे देखिए यहां ट्रेन की गति कह रहा है, इसमें क्या ट्रेन की गति कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रेन की गति कह रहा है तो 600 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में आ रहे एक आदमी को, अब विपरीत की बात हो रही है, 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की गति आदमी की गति से, तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रेन, मैं थोड़ा सा संदर्भ आपका लूंगा। ट्रेन की गति और जो डाटा है किलोमीटर पर आवर में है, थोड़ी सी कहानी लंबी होने वाली है, जरा समझिएगा। 600 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन की जो गति है, जरा गौर फरमाइएगा, ट्रेन की गति को मैं मान लेता हूं, ट्रेन की गति, और ये क्या है? मैन है। क्या है? मैन। ट्रेन की गति आदमी की गति से, ट्रेन की गति आदमी की गति से, इसको मीटर पर सेकंड में ले लीजिए, यहां से कहानी थोड़ी सी बदलेगी, मीटर पर सेकंड में ले ली, बस कहानी खत्म है, कुछ नहीं बचा इसमें मेरे दोस्त। ट्रेन की गति आदमी की गति से 5 गुना है। अगर ये x है तो ये 5x है, बिना x का ये नहीं बनेगा, मैं लिख के देने को तैयार हूं। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, सब कुछ क्लियर और आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा है, विपरीत दिशा में है। तो जरा गौर कीजिएगा, विपरीत दिशा में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये। तो अभी आपके जहन में एक सवाल आ गया होगा कि सर आपने तो कहा कि 2 ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तब हम चाल को जोड़ते हैं। मेरे दोस्त, 2 ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तब भी चाल को जोड़िएगा। एक ट्रेन एक आदमी एक दूसरे के विपरीत जाती है तब भी चाल को जोड़िएगा। एक ट्रेन एक हाथी एक दूसरे के विपरीत चलती है तब भी चाल को जोड़िएगा। एक ट्रेन एक गाय एक दूसरे के विपरीत जाती है तब भी चाल को जोड़िएगा। ये चाल के लिए जोड़ना है। लेकिन एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है तो हम ट्रेन की सिर्फ लंबाई लेते हैं, आदमी की लंबाई नहीं लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर से आप कहेंगे कि सर यहां तो आपने कहा कि 2 ट्रेन की चाल को जोड़ेंगे, लेकिन यहां तो एक आदमी है एक ट्रेन है। साहब एक ट्रेन उधर से आ रही है, एक आदमी इधर से जा रहा है, तो इसका तो चाल तो है ना कुछ साहब, कुछ तो चाल होगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन खंभे की लंबाई को इग्नोर करना है। किसकी लंबाई को इग्नोर करना है? लंबाई को इग्नोर करना है, चाल को इग्नोर नहीं करना है। देखिए कितना खूबसूरती ढंग से क्वेश्चन बन गया। आपसे पूछा कि ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति क्या है, तो गौर कीजिएगा ट्रेन की गति क्या है। अब देखिए तो ट्रेन की गति क्या है, गति के बारे में आपसे पूछ रहा है, ट्रेन की गति क्या है, विपरीत है, तो यहां से उठा लीजिए। देखिएगा इसी फार्मूला का इस्तेमाल होगा। आपका 20 सेकंड दिया हुआ है, तो देखिए तो हमने ले लिया 20 सेकंड, मीटर पर सेकंड में इसलिए लिया हूं, बाद में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। 20 सेकंड आपने ले लिया इक्वल टू R1 प्लस R2। सर कहां से लाए R1 प्लस R2? मेरे दोस्त यहां हो जाएगा R1 प्लस M1। क्या हो जाएगा? R1 प्लस M1, R1 प्लस M1। लेकिन यहाँ पे आदमी की लंबाई नहीं लेना है, आदमी की लंबाई नहीं लेनी है, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई से काम चल जाएगा। 600 अब प्लस 0 किसकी लंबाई? आदमी की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, आदमी की लंबाई। देखिएगा कितना सिंपल, बटे में विपरीत की बात हो रही है, तो 5x अब प्लस x कितना हो गया? 5x अब प्लस x कितना हो गया? 6x हो गया। 5x प्लस x कितना हो गया? 6x हो गया। बस एक लाइन में बन गया। आपसे पूछ रहा है ट्रेन की गति, जैसे ही x आएगा यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कितना सिंपल, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 को काट दो 10 बार में, ये हो गया 2 बचे 10। मेरे दोस्त x बराबर कितना मिला? 5 मिला। लेकिन ये तो आदमी का चाल मिला, मीटर पर सेकंड। लेकिन आपसे ट्रेन का चाल पूछा है, तो 5 है, यहाँ 5 है, तो क्या कर देंगे? 50 25 मीटर
पर सेकेंड। क्या कर देंगे? 50-25 मीटर पर सेकेंड। क्या कर देंगे? 50-25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 25 मीटर पर सेकेंड आया, जब हम किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो क्यों बदले सर? मेरे दोस्त, आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 25 मीटर पर सेकंड आया, बस यहीं पर 18/5 से जैसे ही गुना करेंगे, एक नया चीज सीख लीजिए, मीटर पर सेकंड को 18/5 से जैसे ही गुना करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, यानी 18×5 90 किलोमीटर पर आवर। मेरे दोस्त, थोड़ी भी अगर लगता हो, दिल की गहराई में जाइएगा, और अगर लगता हो कि वाह सर क्या बात है, ऐसी फीलिंग अगर आ रही हो तो प्लीज 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 मुझे आपकी जरूरत है। कैसे? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं वो कंटेंट आपको दे रहा हूं जो मैं लिख के देने को तैयार हूं, आपको किसी ऐप के जरिए मैथ्स में नहीं मिलेगा, यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिएगा। इसलिए इस पसीने का अगर थोड़ा कद्र हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने देखा कि इस क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कितनी खूबसूरती से क्वेश्चन को बनाया और कितने कम जगह में आपको मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचाया और मंजिल तक पहुंचाया। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो आइए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फ्रेश से, क्योंकि पहले क्या है? कंसेप्ट है। पहले ये कंसेप्ट है, देख लीजिए, ये पूरा हमारा कंसेप्ट है, तब हमारा ये क्वेश्चन है। तब हमारा ये क्वेश्चन कितना है? 2 नंबर क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको थोड़ी देर में डिलीट करूंगा। अब देखिए, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और उसके बाद मुझे कमेंट के जरिए सजेस्ट भी करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूं एक क्वेश्चन नहीं। आज आप दिल पे हाथ रख के कहेंगे कि आपको अगर रेल का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद रेल का कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा। कोई भी रेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो वो क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा। आइए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड है, थोड़ा सा एडवांस मैथ का पैकेज है इसमें। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे उस त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई है, निकाले जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 भाग है तथा क्षेत्रफल 18.207 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं और इसके लिए जिस भी क्वेश्चन में ऊंचाई और आधार की चर्चा हो जाए वहां पर हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें ऊंचाई और आधार की चर्चा हो। जिसमें ऊंचाई और आधार की चर्चा हो तो हमारा जो एरिया हो जाता है, जरा गौर फरमाइएगा, हमारा जो एरिया हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हालांकि बहुत सारी बातें होंगी इसमें, लेकिन अभी हमें ये मिला है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा समझिएगा। क्या कहा आपसे? एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे समझेंगे, इसके बारे में मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि डाटा क्या है आपके पास। एरिया किसका एरिया? त्रिभुज का एरिया। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा सर। ये कैसे? क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं। ये फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का भी है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन मैंने समकोण की चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि कभी कभी आपको सीधे दे देगा कि त्रिभुज की ऊंचाई, कोई जरूरी नहीं है, तो वो बीचों बीच एक तरह का 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो जहां ऊंचाई क्या बोला मैंने? जहां ऊंचाई और आधार की चर्चा हो जाए, जहां ऊंचाई और आधार की चर्चा हो जाए वहां पे हम लोग क्या करते हैं? जहां ऊंचाई और आधार की चर्चा हो जाए वहां पे हम लोग क्या करते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे लगता है कुछ नहीं बचा, आप खुद कर लेंगे, तो मैं थोड़ा सा और आपको हिंट कर देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को भूल मत करिएगा, शॉर्ट में बनाने का एक्स पे ही बनाना होगा। तो आपका जो बेस है और हाइट है, कहता है कि त्रिभुज की ऊंचाई निकाले जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 भाग है। जिसका आधार
जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 भाग है, तो ये हो जाएगा आपका 5x/7। जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है, तो अगर ऊंचाई x है तो आधार क्या हो गया 5x/7। क्या कहा, एक त्रिभुज की ऊंचाई निकालें जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है। मेरे दोस्त कहानी ओवर हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहीं पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और यहां पे बगल में 1/2 ले लो, ये एरिया बन गया। 1/2 एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये x और 5x/7 कैसे आया, क्लियर हुआ? देख लीजिए कितनी खूबसूरती से बन गया। और आप अपना डाटा ले लीजिए 18.207। एरिया बराबर एरिया। अब आपके पास जरा ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो आपसे ऊंचाई पूछा तो वही x आपकी ऊंचाई बन जाएगी। अगर आपसे आधार भी पूछ देता तो वही x का वैल्यू यहां रखेंगे, इससे नहीं, x 5 गुने x का वैल्यू अब बटे में 7, तो आधार भी आ जाएगा। x है तो ऊंचाई निकल गया। तो इनसे दो क्वेश्चन बन गए। दोनों तरफ मिलकर कितनी बातें हैं, एरिया है, आधार है और ऊंचाई है। इसमें से कोई दो अगर आपके पास है तो चौथे की गारंटी। मान लीजिए एरिया दे दे और हाइट दे दे तो आधार निकल जाएगा, जैसा कि इस संदर्भ में आपने देखा। आप इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे और आंसर तलाशेंगे। आइए अब मैं एक 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं और ऐसे केस को मैं 2-3 चीजों बता देना चाहता हूं, जरा समझिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैंने इससे पहले भी इसकी चर्चा की है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसके लिए सबसे पहले कुछ बातें और भी सीख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे मान लीजिए मैं इसी डाटा को ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 0.5 इंटू 0.05, तब क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं 0.505 क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं 0.05 अब बटे में 0.5 तो क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं 0.5 माइनस 0.05 तो क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं, पॉइंट टू बी नोटेड, हमने मल्टीप्लिकेशन सिखाया आपको, डिवीजन सिखाया और घटाव सिखाया। और अब मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूं लास्ट में। यहां पे मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूं। क्या है आपका क्वेश्चन? 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर। मैंने सब कुछ सिखाया आपको, स्क्वायर कैसे निकालते हो समझिए। अगर मल्टीप्लिकेशन हो, आप देखिए 4 बातें, डेसिमल का गुना, भाग, जोड़, घटाव आज के बाद आपसे नहीं छूटेगा। जो नियम छोटे क्वेश्चन में अप्लाई होता है वही नियम बड़े क्वेश्चन में भी अप्लाई होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए, अब हालांकि मुझे तो जोड़ बतानी थी, मैं इतना क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे आपके करियर की चिंता है। मुझे मालूम है कि ये मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, 110% आपको मिल जाएगा। चाहे वो जिसका भी एग्जाम आप दीजिए, एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात इन सब चीजों से होती रहेगी। तो क्यों ना सारी बातें पढ़ लिया जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं यहाँ आपको क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पर देखता हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गुना है, भाग है। सर इसको सेम चीज तो है नहीं दोस्त, सेम नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। डिवीजन यानी गुना और भाग में जब कभी भी डेसिमल का गुना और भाग हो, ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा। डेसिमल का जब कभी भी गुना और भाग आपको मिले आपके आंखों के सामने, तो आपको यह समझना है कि इसमें डेसिमल है ही नहीं। जब कभी भी डेसिमल का गुना और भाग आपको मिले तो आपको यह समझना है कि इसमें डेसिमल है ही नहीं। जब कभी भी आपको क्या मिले, डेसिमल का गुना और भाग मिले, तो आपको यह समझना है कि इसमें डेसिमल है ही नहीं। तो फिर कैसे सर? तो आइए मैं आपको डील करता हूं। तो आपको ये समझना है कि इसमें डेसिमल है ही नहीं। तो मेरे दोस्त डेसिमल नहीं है तो ये 5 है और ये 5 है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 25। 5 को 5 से, ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 25 आता है। तो ये समझना है कि डेसिमल नहीं है, ये नहीं कि आपको डेसिमल को इग्नोर कर देना है या भूल जाना है। अब जरा ध्यान दीजिए, 0.5 है, यहाँ क्या है 0.5 है, ये 2 अंक है, ये 1 अंक है। कितने हुए? 3 अंक हुए, लेकिन आपके पास तो 2 ही अंक है। एक क्या करें सर? 1 0 लगा लीजिए, 1 0 लगा लीजिए। अगर अंक घट रहा है तो, नहीं घट रहा है तो फिर दे देना। अगर 1 अंक के बाद ही आता तो हम यहाँ लगा देते,
लेकिन हमारे पास तो 2 ही अंक आए, मुझे 3 अंक चाहिए, इसलिए दाहिने साइड से आपके पास आपकी कॉपी होगी और मेरे पास मेरा व्हाइट बोर्ड है, आप मुझे भी देख रहे हैं, मैं अपना दाहिना ही बोल रहा हूं, मैं अपना राइट ही बोल रहा हूं, राइट से काउंट करना है। अब मुझे बताइए, एक छोटी सी क्वेश्चन है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपको आता है गुना के रूप में, डेसिमल का अगर उसमें जिक्र है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल को भूल जाना है। किस केस में सर? गुना और भाग के केस में। अब आइए इस केस में मेरे दोस्त 5 से 5 कट सकता है, ये सोच करके काटो कि ना ऊपर डेसिमल है ना नीचे डेसिमल है। आपको ये सोचकर काटना है कि ना ऊपर डेसिमल है ना नीचे डेसिमल है। तो 5 से 5 कट गया तो 1/1 लिख लो, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, समझना अभी पता चल जाएगा। एक अंक ऊपर है और 2 अंक नीचे है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, दोनों में क्या है, बहुत बड़ा फर्क है। अब जरा ध्यान दीजिए तो ऊपर 1 अंक है और नीचे 2 अंक है। मेरे दोस्त बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है, बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है कि 01 अब बट्टे में 0.01, डेसिमल से डेसिमल उड़ जाता है, डेसिमल से डेसिमल कट जाता है, भाग जाता है, तबाह हो जाता है, गर्दा उड़ जाता है। इस तरह से हम लोग को सिखाया गया है, क्योंकि ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है, तो इसमें से डेसिमल का रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? डेसिमल का रिमूव। लेकिन बातें आती है कि सर यहाँ तो ऊपर 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है। मेरे दोस्त इसमें से भी डेसिमल उड़ता है, लेकिन पूरी नहीं उड़ता है। नीचे 2 अंक है और ऊपर 1 अंक है, तो नीचे जो 2 अंक है उसमें से 1 अंक कैंसिल, यानी 1 अंक ऊपर भी और 1 अंक नीचे भी। 2 अंक है, लेकिन 2 अंक में तो 1 अंक छुपा हुआ है ना, नीचे 2 अंक है, ऊपर 1 अंक है, तो ऊपर का 1 अंक बिल्कुल गायब हो जाएगा, लेकिन नीचे भी 1 अंक गायब होगा, 1 तो बचेगा। इसलिए अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ऐसे उड़ा दीजिए, ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 5 से 5 आप इसको काट सकते हैं, इसको भी 1/1 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 1/1 कर लीजिए। मेरे दोस्त जरा ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर में 2 अंक है लेकिन नीचे में 1 अंक है, तो नीचे का कैंसिल, जहां पर कम है वो पूरा उड़ जाएगा, और जितना नीचे कम है यानी इतना कम है तो 1 अंक, और ऊपर 2 अंक है तो 1 कॉमन हो गया ना, तो 1 ऊपर से भी जाएगा और नीचे तो 1 ही अंक है तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ 1 बचा, तो आपका रिजल्ट कितना हो गया? 1 हो गया। अगर आप डेसिमल उड़ाना चाहते हैं तो इसको 1/10 कर सकते हैं। अगर डेसिमल उड़ा के 0 ले सकते हैं, अगर डेसिमल उड़ाकर 0 ले सकते हैं तो 0 हटा करके डेसिमल भी दे सकते हैं। अगर डेसिमल उड़ा के 0 ले सकते हैं तो इस डेसिमल को हटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? इस डेसिमल को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 0.1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए, अब मैं घटाव की तरफ लेकर चलता हूं। घटाव में क्या करना है आपको? देखिए तो डेसिमल के ठीक बाद 5 है और यहाँ डेसिमल के ठीक बाद क्या है? 0 है, तो 0.5 ध्यान दीजिएगा, और क्या? डेसिमल के ठीक बाद, और इसको कर दीजिए 0.5। आइए माइनस। मेरे दोस्त जोड़ घटाव का नियम अलग है, जोड़ घटाव का नियम अलग है, गुना भाग का नियम में बताया क्या करना है, अच्छे से समझ गया? मुझे ये क्वेश्चन बताना था, मैं 5 सेकंड में बताकर निकल जाता, लेकिन मुझे मैथ्स यूट्यूब के मंच से आपका मैथ्स इतना बेहतर कर देना है कि आप यूट्यूब के मंच पे मुझे खोजोगे, मुझे सर्च करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, घटाव में तो पहले बड़ा खोजना है। तो डेसिमल के ठीक बाद 5 है, डेसिमल के ठीक बाद 0 है, इसलिए ये वाला बड़ा है। लेकिन सर यहाँ तो 1 अंक नहीं है, घटाव है, जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 और 0 ले लो। डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब तुम कहोगे कि सर यह भी तो 0 है डेसिमल के बाद। मेरे दोस्त ध्यान से, इस 0 का बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि इस 0 के बाद एक संख्या आ रहा है, एक न्यूमेरिकल टर्म है, न्यूमेरिकल डिजिट है। लेकिन यहाँ एक नंबर है यानी डिजिट है, यहाँ एक डिजिट है, न्यूमेरिकल डिजिट है, न्यूमेरिकल डिजिट है, लेकिन इस डिजिट के बाद 0 आ रहा है, तो इसके बाद कितनी भी 0 लगा दीजिए उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन इस 0 का वैल्यू है। इस 0 का भी वैल्यू हो जाता यदि इसके बाद सिर्फ 1 लगा दो ना, उस 0 का भी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो उस 0 का वैल्यू नहीं होगा जो किसी संख्यात्मक मान डेसिमल के बाद के संख्यात्मक वैल्यू के बाद अगर 0 है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। अब आइए हटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4। डेसिमल में प्लेस नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा, डेसिमल में प्लेस नहीं बदलता है, सीधा एक साथ लिख लीजिएगा। तो आपने ये देखा। अब क्वेश्चन पे आइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं यदि आप लेना चाहते हैं तो। अब देखिए, अभी जोड़ है तो क्या करना है? 0.5 इंटू 0.5, 0 तो 25, माफ कीजिएगा 25, गौर कीजिएगा 25। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि डेसिमल कैसे देना है।
5 का स्क्वायर करेंगे 25, लेकिन 2 अंक है और पावर 2 है, तो 2 2 जा 4, यानी 0.05 इंटू 0.05, 4 अंक हो जाएंगे तो क्या करेंगे 0.0025। देख लीजिए आपका आंसर। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 2 5 5 और 2 हो गया आपका ये वाला आंसर। मेरे दोस्त, अब मैं आपसे बातें करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड, जिसको मैं थोड़ा जल्दी खींचूंगा क्योंकि थक गया हूं। अब आइए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि मैं 5 सेकंड के क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूं, मैं उससे रिलेटेड सारी ब्रह्मांड बता रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जितनी जल्दी हो। आइए, अब मैं ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी खींचूंगा, मैं थक गया हूं, भूख लगी है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या बातें होगी थोड़ा सा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अविनाश 2320 रुपया पुराना किताब खरीदता है। में थोड़ा सा छूट गया है, माफ कीजिएगा, इतना में पुराना किताब खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपया में बेचता तो हानि प्रतिशत बताइए। मेरे दोस्त, आपके जहन में एक सवाल आ गया होगा कि सर ये तो 2320 में खरीद रहा है, या तो 2320 में खरीद रहा है और बेच रहा है 2400 में, तो हानि कैसे होगी? मेरे दोस्त, बिजनेस का ये रूल होता है कि आप अगर कोलकाता से कोई सामान समस्तीपुर ले जाते हैं, तो समस्तीपुर से कोलकाता जाने में आपको वक्त लगता है, राइट? वक्त के साथ साथ एक्सपेंड करते हैं आप, टिकट कटाते हैं आप, खर्च होता है आप, विजिट लगते हैं आपको, तो क्या वो अपने पॉकेट से देंगे आप? जो सामान आप कोलकाता से समस्तीपुर लाकर बेचते हैं, उसके लिए आप कस्टमर से ही वो पैसा वसूल करते हैं। क्या करते हैं? कस्टमर से भी पैसा वसूल करते हैं। कभी कभी वसूल नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2400 में बेचता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है, एक बीच में टर्म दिया हुआ है कि 180 रुपये खर्च करता है मरम्मत पर। वही बात, मतलब आप भाड़ा भी जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ मरम्मत पे खर्च करता है। तो जरा समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे जो मेरा सीपी है देखिएगा, और एसपी मतलब विक्रम, तो 2320 यह आपका कॉस्टिंग है, और उस सामान को मरम्मत करने में, रिपेयर करने में मुझे 180 रुपया लग गए। तो मेरे दोस्त, यह भी सीपी में ही आएगा। 0 का 0, 8 2 10, 3 1 4 1 5, ये 2, देखिए तो 2500 हो गया। इसलिए लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया कि हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, और जो आपका एसपी है वो है आपका 2400। कितना सिंपल, कितना सुगम, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको यहीं से घटा दीजिए। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि यदि सीपी ग्रेटर देन एसपी, यदि सीपी ग्रेटर देन एसपी, यदि आपका कॉस्टिंग ज्यादा है बेचने से, तो नेचुरल सी बात है, आपने जो खरीदा है वो ज्यादा है, ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो खरीदा कम में ही, लेकिन मरम्मत करने के बाद वो बढ़ गया, 2500 हो गया। तो यानी आपकी हानि कितनी है मेरे दोस्त? 100 रुपया हानि है। आप मेगा एपिसोड्स के किसी वीडियो में देख लीजिएगा, हानि प्रतिशत की मैं चर्चा कर चुका हूं। हानि तो 2500 में से 2400 घटा देंगे तो 100 हानि, अब गुने 100, हानि गुने 100, अब बटे में सीपी होगा जो आपका कितना है? 2500 है। गौर फरमाइएगा, जो आपका कितना है? 2500 है। 00 25 से काट देंगे, ये हो गया आपका 4% की हानि। ये हो गया आपका 4% की हानि। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, लगा हो कि नहीं मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, और ऑफलाइन की व्यस्तता के बावजूद भी मैं आपको इतना बेहतर कंटेंट प्रदान कर रहा हूं, ये बेहतर मुझे कहना ठीक नहीं लगता है, ये बेहतर आप डिसाइड करेंगे। बेहतर और बेहतरीन जो भी है ये आपको डिसाइड करना है कि अविनाश सर जो आपके लिए कर रहे हैं, क्या आपको फायदा मिल रहा है, और यदि फायदा मिल रहा है तो मेरे दोस्त करवत निवेदन है आप सबसे, आप मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियोज को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्किल के लोग भी लाभान्वित हों, ताकि उनको महंगी महंगी जो ऐप खरीदते हैं यूट्यूब पे, उन ऐप को खरीदने से वो बच जाए। मैं यूट्यूब के मंच पर कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। संसाधन नहीं है तो क्या है मेरे पास? कोई गम नहीं। संसाधन नहीं है तो क्या है? कोई गम नहीं। कंटेंट तो है मेरे पास, मैं आपको कंटेंट से सराबोर कर दूंगा। ठीक है, आवाज की अगर प्रॉब्लम लग रही होगी तो हेडफोन लगाकर सुनिएगा, ब्लूटूथ लगाकर सुनिएगा,
दमदार मजा आएगा और कॉपी और कलम में इस सारे कंटेंट को नोट कर लेंगे। तो मिलते हैं मेगा एपिसोड्स के इसी तरह के बेहतरीन कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दे दिए। दैट्स ऑल।